सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा बोलियों पर जो हम पूर्वी हिंदी पढ़ रहे थे और पूर्वी हिंदी के साथ हमने उसकी एक मात्र विशिष्ट बोली अवधी हम पढ़ रहे थे। और विशिष्ट बोली क्यों कहा मैंने, क्योंकि सर्वाधिक साहित्य जो है वो पूर्वी हिंदी के अंदर इसी बोली में रचा गया है। ऐसा नहीं है कि शेष बोलियां महत्वपूर्ण नहीं है। क्षेत्र के दृष्टिकोण से परीक्षा में उसमें सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि बघेली का क्षेत्र बताइए, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बताइए, या आप साहित्यकारों की दृष्टि से भी अगर याद करें तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में कौन इस क्षेत्र का रहने वाला है और कौन इस क्षेत्र का। ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको इनके बोलने वाले क्षेत्रों का अंदाजा होगा। तो आज हम अर्धमागधी की दूसरी बोली की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, बघेली की। सबसे पहले इसके क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ये दूसरी प्रमुख बोली है पूर्वी हिंदी में। इसके क्षेत्र हैं रीवा, दमोह, जबलपुर, हमीरपुर, बांदा, सतना, सीही और शहडोल। अब इसमें सर्वाधिक आपने जो नाम सुना होगा मेरे हिसाब से वो ये ही सुना होगा। और रीवा में हम जब बात करते हैं तो हमारे हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार जो भारतीय युग में जिनका नाम अक्सर सुनने में आता है वो है रीवा नरेश। नाम था उनका विश्वनाथ सिंह। महाराजा रघुनाथ सिंह के पुत्र थे और रीवा नरेश थे। और उन्होंने जो है उस समय एक नाटक की रचना करी थी, इसका नाम आनंद रघुनंदन है। और हम बहुत बार इसको भारतीय युग में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कि भारतेंदु युग जो है वो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी विधा को छोड़ करके शेष समस्त विधाओं का उद्भव काल है। यानी समस्त गद्य की विधाएं कहानी को छोड़कर सभी भारतेंदु युग में जन्म लेती हैं। तो जब हम नाटक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि नाटक की दृष्टि से वो काल उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी द्वारा स्वयं द्वारा 17 नाटक लिखे गए, जिसमें से कुछ अनुदित और कुछ उनके स्वयं द्वारा रचित थे। संस्कृत और बांग्ला साहित्य से जो उन्होंने अनुवाद किए थे वो नाटक भी उसमें शामिल हैं, और जो उन्होंने स्वयं रचे वो नाटक भी शामिल हैं। तो उस समय जब हम आरंभिक नाटकों को पढ़ते हैं तो गोपाल गिरधर राय जो भारतेंदु जी के पिताजी थे, उनके द्वारा रचित नहुष नाटक के अलावा हम इनका नाम भी पढ़ते हैं, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का। और इनके द्वारा लिखा गया आनंद रघुनंदन नाटक जो है वो उस काल का ही लिखा हुआ है। यानी आरंभिक नाटकों में हम जो है इनका नाम पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ इस क्षेत्र से हो जाने से हम उनको इसको बघेली का नाटक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बघेली बोलने वाले क्षेत्र के रहने वाले थे, परंतु लिखा उन्होंने ये सब। ठीक है, तो इस क्षेत्र के जितने भी साहित्यकार हम पढ़ते हैं वो सभी जो है कोई बघेली में लिखने वाला साहित्यकार नहीं है। जो बघेली भाषा में लिखा गया वो तो लोक साहित्य है। जो हिंदी साहित्य की कोटि में आता है वो सब बघेली में नहीं, बल्कि अवधी क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से सभी ने अवधी भाषा में लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भाषा प्रचलन में होती है उस भाषा, उस बोली के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले भी बोली या भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं जो उस समय प्रचलन में है। ठीक है, अब इसकी कुछ व्याकरणिक विशेषताएं देख लेते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी है। संज्ञा और विशेषण की बात करें हम तो संज्ञा यहाँ 3 रूपों में देखने को मिलती है। जैसे हम लड़का की बात करते हैं ना, जातिवाचक संज्ञा हिंदी में लड़का। ठीक है, खड़ी बोली में लड़का, आकारांत। ठीक, अब इसी को अगर बघेली में लिखेंगे तो लरिका, लरिकवा और लरिकौना 3 रूप देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा लरिका लड़के का, दूसरा लरिकवा और तीसरा मिलेगा लरिकौना। वाक्य के हिसाब से कहाँ तीरक रूप है, ये जब वाक्य
प्रयोग करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। तो संज्ञा के इस प्रकार से संज्ञा रूप के 3 रूप अधिकतर शब्दों के देखने को मिलते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अगर जब विशेषण की बात करें तो विशेषण के भी 3 रूप वहां पर प्रचलन में है। जैसे अगर छोटा शब्द को लें तो छोटा, छुटका और छुटकौना, इस प्रकार से 3 रूप देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है जो मुझे अवधि से अलग लगी। शेष काफी सारी विशेषताएं अवधि के समान थी। देखिए इस बात का ध्यान रखना, जब एक वर्ग की बोलियों को हम पढ़ रहे हैं और एक प्रमुख बोली मेरे द्वारा आपको पढ़ा दी गई है और उसके बाद जब दूसरी बोलियां पढ़ाई जा रही है तो वही विशेषताएं बताई जाएगी जो उसको अन्य बोलियों से पृथक करती है ना। उसकी जो कॉमन विशेषता है उनको बताकर हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। अगला है भूतकालिक सहायक क्रिया। था, थे, थी की जगह रहे, रहें ऐसे शब्दों का प्रयोग है। वर्तमान कालिक सहायक क्रिया के रूप में कृदंत जो है उसमें त जुड़ जाता है ना। जैसे वर्तमान कालिक कृदंत है, जैसे चलता है ना, या चल, तो इसमें चलत, दिखत, बोलत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंत में त जोड़ दिया। और पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया से मतलब है पढ़ कर, लिख कर, खा कर, ये जो कर का साथ हम प्रयोग करते हैं पूर्वकालिक क्रिया वाले शब्दों में होता है। तो इसमें कई का प्रयोग होता है। चल कर की जगह चली के, खा कर की जगह खाए के, बोल कर की जगह बोल के, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण बोली नहीं है, परंतु क्षेत्र आप जरूर याद कर लें इसके, क्योंकि परीक्षा में किस बोली के क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा इसमें अंदाजा नहीं है। लेकिन सिर्फ क्षेत्र की ही दृष्टि से ये बोली महत्वपूर्ण है और साहित्य की दृष्टि से या विशेषताओं की दृष्टि से ये बोली का कोई खास महत्व हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अगली बोली को देखते हैं। अगली बोली हमारी छत्तीसगढ़ी, ये भी हो चुकी है। अब हम छत्तीसगढ़ी की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र को समझ लीजिए आप, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रमुख साहित्यकारों, कवियों या रचनाकारों की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। देखिए याद करना कितना आसान है, 3 तो पूरी हैं। उसके बाद दुर्ग, अंधेरगांव, बस्तर और सरगुजा। बस्तर और ये जो बोली है इसमें आपको लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा और कुछ प्रमुख साहित्यकार जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं परंतु उन्होंने इस बोली में साहित्य नहीं रचा है, उनका साहित्य या तो अवधि में मिलता है या फिर खड़ी बोली में मिलता है। और खास करके हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को याद करें, ये वो नाम है जो सरस्वती पत्रिका से जुड़ा हुआ है। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल जो सरस्वती पत्रिका में पढ़ते हैं वो 1903 से शुरू करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। और 1903 से लेकर 1920 तक का जो काल है वो सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा है, ठीक है। और 1920 के पश्चात जो सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाल रहे हैं वो है हमारे पद्मलाल, पुन्नालाल, थोड़ा लंबा नाम है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये इनका पूरा नाम, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिन्होंने 1920 के बाद साहित्य सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व संभाला था। इसके अलावा हम माधव सप्रे का नाम सुनते हैं। ये मैं साथ साथ बताना मुझे इसलिए उचित लगता है
क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर ऐसे साहित्यकारों को हम याद करा सकते हैं जिनका नाम हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, परंतु जब हम स्नातकोत्तर स्तर पर जाते हैं तब ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि माधव स्प्रे की लिखी हुई एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है वो हिंदी की आरंभिक कहानियों में शामिल की जाती है। तो हिंदी की प्रारंभिक कहानियां हैं जिन्हें हिंदी की प्रथम कहानी होने के दायरे के अंतर्गत लिया जाता है, जिन 4-5 कहानियों को, उसमें माधव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी आती है। तीसरा है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, देखिए मैंने, आप कहेंगे कि मैडम अवधि और ब्रज और खड़ी बोली को जब आप पढ़ा रहे थे तब आपने साहित्यकार का नाम कम लिया। वजह ये थी कि अवधि और ब्रज को जब हम भक्ति काल में पढ़ेंगे और खड़ी बोली को जब अपन आधुनिक काल में पढ़ते हैं, चाहे वो पद्य की दृष्टि से पढ़े या गद्य की दृष्टि से पढ़े, तो उस समय समस्त साहित्यकारों का वर्णन आ जाएगा जो प्रमुख है और हिंदी साहित्य में जिनकी चर्चा बार बार देखने को मिलती है। लेकिन ये वो नाम है और ये वो बोलियां हैं जिनकी चर्चा बार बार हिंदी साहित्य में नहीं होगी, इसलिए इन लोगों का नाम याद कराने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है। अब आगे चलते हैं इसकी व्याकरणिक विशेषताओं की ओर। सबसे पहले अपन परसर्गों को ले लेते हैं। कुछ ही मुख्य हैं, जैसे कर्म, करण और संप्रदान। कर्म, करण और संप्रदान, और तीनों के लिए 3 प्रमुख परसर्गों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ल, ले और खातिर। ये की जगह ये 3 प्रमुख परसर्ग है जो व्याकरणिक विशेषताओं की दृष्टि से यहाँ पर मुख्य हो जाते हैं। दूसरा है वही स्त्रीलिंग विशेषताएं। आयन की जगह इन का प्रयोग होता है, जैसे धोबी के क्या स्त्रीलिंग करें तो धोबिन और नाई का स्त्रीलिंग करें तो नाइन। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों के साथ इन प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम के अंदर इतना और उतना के लिए हिंदी में इतना और उतना चलता है, और इसमें चलेगा इतका, उतका, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए कुछ ध्वनि परिवर्तन है यहाँ पर देखने को मिलता है, वो थोड़ा जरूर हम, जो बाकी बोलियों के अंदर हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती, ध्वनि परिवर्तन बहुत कम है, लेकिन इस बोली के अंदर हम ध्वनि परिवर्तन भी देखते हैं। वो किस प्रकार होता है देख लीजिए। जैसे रास्ता, इसका हो गया रास्ता। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन देखने को मिल रहा है त का द। ठीक, दूसरा है हम देखते हैं शराब, शराब, ब का प। कुछ ही ध्वनियों में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, और वहां भी तब के जब वो ध्वनि उस शब्द के अंत में प्रयोग में लाई जाती है, बीच में नहीं, उसके अंत में प्रयोग में लाई जाती है, तब ही उसका प्रयोग, या तो अंत में हो या प्रारंभ में हो, 2 ही स्थितियों में परिवर्तन है। जैसे सीता, चलेगा सीता। तो ध्वनि यदि शब्द के प्रारंभ में हो या ध्वनि शब्द के अंत में हो, तभी उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। जो ध्वनियां बीच में प्रयोग में लाई जा रही है, शब्द के बीच में आ रही है, कोई भी प्रकार का कोई परिवर्तन। आगे चलते हैं, हमारी पूर्वी हिंदी यानी अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्ण हो चुकी है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आज मेरी इच्छा है कि आपके इस बोलियों वाले पोर्शन को समाप्त कर दिया जाए, और अब हम बिहारी की प्रमुख बोलियां, अब बिहारी बाकी भी भाषाओं से अलग है। किस प्रकार अलग है? क्योंकि आकार बहुला हमने देखी, ओकार बहुला भी हमने देखी, ये है आपकी ईकार बहुला।
तो हमें मुख्य अंतर पूछा जाता है छोटे प्रश्नों के अंदर कि आपकी शॉर्ट सैन्य अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश की बोलियों में मुख्य अंतर क्या है। अगर आपको 20 शब्दों में 30 शब्दों में बताना है तो आप इस प्रकार बता सकते हैं कि शॉर्ट सैन्य अपभ्रंश की 3 बोलियां ओकार बहुला, ब्रज, बुंदेली और कन्नौज, शेष 2 कौरवी यानी खड़ी बोली और बांगरू आकार बहुला, ठीक। और पूर्वी हिंदी की समस्त बोलियां उकार बहुला। और जब हम मागधी पर आते हैं तो ये ईकार बहुला यानी बिहारी से निकलने वाली मैथिली, मगही, भोजपुरी तीनों की तीनों जो है वो ईकार बहुला है। बस क्षेत्रों को देख लीजिए और साथ में मैं आपको साहित्यकारों के बारे में चर्चा करती चलूंगी। दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, और मुजफ्फरनगर। आपको पता होगा ये एक ही नाम है। आपको पता होगा कि हम आदिकाल में विद्यापति की चर्चा करते हैं। आदिकालीन अंतिम कवि कौन? विद्यापति। बिहार के दरभंगा के बिस्पी गांव के रहने वाले। तो मुख्य इसीलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि कुलशेखर कहा जाता है, क्योंकि मैथिली भाषा में रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई। मैथिली के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के साथ संस्कृत में इतनी भाषाओं में रचना लिखने के कारण ये कवि जो है वो आदिकाल में साहित्य में शामिल किए जाते हैं, हिंदी साहित्य में शामिल किए जाते हैं। और आदिकाल की अंतिम कड़ी में प्रमुख कवि के रूप में इनका नाम लिया जाता है। दूसरी पूर्णिया जिला, हम जब फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चा करते हैं, आपने पढ़ा होगा फणीश्वर नाथ रेणु वो चर्चित नाम है जो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों को लेकर के आए और वो बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले। और आधुनिक काल में एक और नाम नागार्जुन, जो भी मैथिली भाषा में ही लिखा करते, प्रमुख उपन्यासकार, कवि, साहित्यकार, सारी विशेषताएं इनके अंदर है। तो क्षेत्रों को याद कर लीजिए, इन क्षेत्रों से संबंधित साहित्यकारों और कवियों को याद कर लीजिए, पर्याप्त है आपके लिए। दूसरा है मगही की बात करते हैं तो पटना बिहार का ही क्षेत्र है, देख लीजिए, गया, हजारीबाग और पलामू, इन क्षेत्रों के रहने वाले, इन क्षेत्रों के बोलने वाले, पटना में, गया में, हजारीबाग और पलामू, इन 4 क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। कोई विशेष साहित्य की रचना, हिंदी साहित्य की रचना इसमें देखने को नहीं मिलती हमको, इसलिए हम इसकी विशेषताएं भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से गौण है, यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं। बिहारी की एक समेकित चर्चा मैं आपके साथ में कर लूंगी। अब आते हैं हमारे भोजपुरी मुख्य बलिया, याद कीजिए, आपको बलिया क्षेत्र याद होगा, यहाँ पर की बजाय वहां लिख लेती हूँ क्योंकि कैमरे का दायरा हमारा इतना नहीं है कि वहां देख सके। भोजपुरी की जब बात हो रही है, देख लीजिए, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, चंपारण गांधी जी का इलाका, वाराणसी, सारण और बनारस, ये वो क्षेत्र है जिसने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी संख्या में साहित्यकार, कवि, आलोचक, उपन्यासकार आदि दिए हैं। हम प्रमुख नाम ले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रमुख निबंधकार और आलोचक हजारी प्रसाद। मुख्य नाम है हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार, शीरीष के फूल, कुटज जैसे निबंधों की रचना इन्होंने करके हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। कुछ रचनाओं के आधार पर प्रसिद्ध होने वाले साहित्यकारों में से एक प्रमुख नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा
हम काशी से बात करें तो हमारे भक्ति काल के कबीर जी, कबीर, रैदास आदि नाम मुख्य नाम। आधुनिक काल में आते हैं तो भारतेंदु, जिनके नाम से एक युग चल रहा है, भारतेंदु काल। सिर्फ 35 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपना नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर कर लिया, ये वो शख्सियत है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम मुख्य हरिश्चंद्र है, भारतेंदु इनकी उपाधि, हम भारतेंदु नाम से ही इनको जानते हैं। इसके अलावा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद वो मुख्य नाम है, राजा थे बनारस के रहने वाले। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और आगरा के रहने वाले राजा लक्ष्मण सिंह में भाषा को लेकर के एक प्रमुख विवाद चला था, इसलिए ये नाम हिंदी साहित्य की दृष्टि से मुख्य है, जिन्होंने हिंदी को उर्दू मिश्रित रहने देने के लिए पुरजोर समर्थन किया था कि जैसे हिंदुस्तानी चल रही है उसी को चलने देते हैं। और अंतिम नाम जो मुख्य है, ऐसे तो बहुत है, मैं आपके लिए मुख्य नाम ही लेके आई हूँ, देवकीनंदन खत्री, जो हिंदी साहित्य में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखकर अमर हो गए। और आपको बता दूं कि सिर्फ इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए थे, और इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही आम जनता ने हिंदी सीखी थी, खड़ी बोली सीखी थी, और लोगों में खड़ी बोली के प्रति रुचि जागृत करने के लिए ही इन्होंने मनोरंजक उपन्यास लिखे। ये प्रमुख नाम है जो इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं, परंतु उन्होंने भोजपुरी में रचना न करके खड़ी बोली में रचना की। मुख्य इसकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ खास नहीं, कुछ प्रमुख वर्ण है ल, श और ण का प्रयोग। ण का प्रयोग तो यहाँ होता ही नहीं है, ल की जगह र और श की जगह ह का प्रयोग, यही एक प्रमुख खास अंतर है। बाकी इसकी विशेषताएं कभी भी आपको नहीं पूछी गई। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की प्रमुख बोलियां जो हमारी थी 18 जो हमने पढ़ी, वो चैप्टर, वो पाठ, वो पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। इसके संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।